Stand up. Each one of you stand up if you haven't done your homework. Do you think the class is non-serious? The class is going non-serious? Don't you think you can't expect any of the questions or in the examination? Do you think so? Please keep thinking so. You don't have the next attempt. Treat any attempt as your last attempt. मेरे को इंग्लिश सपोकने भी आती है, करता नहीं मैं, कारण है एक ग्रेजुअल चेंज करना है मेरे को, फॉर्म पे काम नहीं करता मैं, ट्रांसफॉर्म पे काम करता हूं। हाँ भाई, कब तक हो जाएगा गुड़िया? कल तक बैठ। कब तक? कल नहीं, तेरा कल नहीं चलेगा, कल तो आज कब? टाइम बोल। 2:30, घोड़ा 2:30 चाल चलता है। हाँ, कल तक, आज 5 बजे तक। क्यों? तो रोज आता है, एक ही दिन की जो छुट्टी थी। बताया किसको था तूने छुट्टी का? क्यों? लाड साहब है तू, इसलिए 2 गलती हो गई है तो है, गलत बात है। देखिए, आप लोग अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या फायदा? 75% क्लास होमवर्क कर रही है और आप नहीं कर रहे। कौन हो आप लोग? नाम बोलिए। माधव, सन्नी, सक्षम, युवराज, हृदय, अमन, लकी यादव, आशीष, रिंकू, नीतीश, शिवम, लक्ष्मण। बैठ जाइए, रिकॉर्ड में आ गया नाम। नहीं, मेरे को है ना थोड़ा सा तकलीफ इस बात पर हो जाती है कि कोई भी पर्सन लास्ट में यूं ना कह दे, सर पढ़ाया हुआ तो आपका आया था, क्वेश्चन तो आपका ही था, ऑप्शन आप वाला नहीं था। ऑप्शन भी वही आएगा जो पढ़ाया, पर याद तो करना पड़ेगा। चलिए, आज की एक नई शुरुआत करते हैं। G7 पढ़ते हैं। जी जो है 7 नंबर पे होता है, ABCD में जी जो है 7 नंबर पे होता है, और इसी से सबसे बड़ा ग्रुप बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक बनता है, उसका नाम है G7। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है G7 में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है या है, तो 7 देशों के नाम याद रखना है, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहली बात। इसी जी से एक शब्द बनता है ग्रामर। चलिए स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। ग्रामर की स्पेलिंग बताइए। GRAMMER। कितने लोगों को लगता है ये स्पेलिंग गलत है? कितने लोगों को लगता है ये स्पेलिंग सही है? तो ये स्पेलिंग गलत है। ग्रामर के अंदर ER नहीं होता, AR होता है, इसलिए हिंदी में लिखा गया था पहले, ताकि आपको ध्यान रहे ग्रामर में एक बार भी E नहीं आता। बैठ, समझ में आई बात? यहां से शुरू कर रहा हूं अब मैं। सबसे पहले दुनिया में इंस्टाग्राम आया, फिर 100 ग्राम आया, फिर 150 ग्राम आया, उसके बाद ज्यादा ग्राम इकट्ठे हो गए तो ग्रामर आया। ये है इसका इतिहास। हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ग्रामर में जैसे आपको जब मैंने बायोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने कहा था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर ग्रामेटिकल एरर इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहां पर आपके पास जितने भी सवाल आएंगे वो किस पर बेस पे आएंगे? सेंटेंस के बेस पे। शायद आप में से कई लोग जानते होंगे कि सिनोनिम और एंटोनिम के जो सवाल आए थे उसमें भी एक पूरा सेंटेंस लिखा गया था, और जिस वर्ड का आपको मीनिंग या एंटोनिम निकालना होगा उसको अंडरलाइन किया गया था। यस और नो? लेकिन ऑप्शन वाले ने खेलने में खेला कैसे? सिनोनिम में सिनोनिम भी दे रखा और एंटोनिम। तो एंटोनिम वाले सवाल में एंटोनिम तो होगा ही होगा, जो राइट आंसर है, सिनोनिम भी होगा, और कई बार आपकी टेंडेंसी सिनोनिम वाली हो जाती है। तो संडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन कौन से आएंगे। सेंटेंस आपके पास 2 तरीकों से बनता है, और यहां याद रखिएगा, आज मैं लिखवा के पढ़ाऊंगा, तो पहले लिखना नहीं है, पहले समझना है। पहले समझना है, फिर मैं टाइम दूंगा, फिर लिखना है।
तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दूंगा, उसके बाद आपको टाइम प्रोसेस करना है, ठीक है। सेंटेंस के अंदर दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। जो काम करता है, जो वर्ब से पहले हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, और जो वर्ब के साथ इंक्लूड होके जो बाकी का हिस्सा बच जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। इस प्रेडिकेट के अंदर तीन भाग हो सकते हैं। पहला वर्ब हो सकता है जो कि मैंडेटरी भाग है, होगा ही होगा। उसके अलावा एक भाग है, किसी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हो सकता है तो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये ऑप्शनल है, हो भी सकता है और नहीं भी। अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर सेंटेंस ट्रांजिटिव नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव, अ सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। हिंदी में भी आपने अकर्मक और सकर्मक वाक्य या अकर्मक और सकर्मक क्रिया पढ़ा होगा। और उसके बाद एक वर्ड यहां पर आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट। जो किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और यह भी इसके अंदर ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है या नहीं भी। इसका मतलब मैंडेटरी दो चीज होती है किसी सेंटेंस में, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। इसी के बाद दूसरा रूल बनता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी। तो पहला रूल है जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी, और दूसरा रूल है जैसी वर्ब होगी वैसा ही सब्जेक्ट होगा। राम चाहे लीला चाहे राम, दोनों के बस का कुछ नहीं काम। अगर दोनों लोग एक दूसरे की पूर्ति करते होंगे, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और वर्ब सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। नोट कीजिए फटाफट, टेक योर टाइम। चैप्टर का नाम डालिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रेडी है ना दिमाग से सारे लोग, पक्का? सिलेबस की स्पीड तेज है क्या, बहुत तेज? चलो स्लो करते हैं फिर। और सारे बच्चे बिल्कुल बराबर गति से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ग्रामर में आप एक दो दिन मिस कर दीजिए, क्लास मिस कर देंगे, बड़ी मुश्किल आ जाएगी, एक चैप्टर दूसरे से कनेक्ट नहीं होता फिर। कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा, अभी गेम आएगा तब देखते हैं कितना पढ़ा हुआ है। ये पढ़ाना पड़ता है, रस्म रिवाज है। कईयों को क्वेश्चन भी याद होंगे। चलिए, अगर मैंने पहला वर्ड लिखा आई स्लीप एट 11 PM, या मैं कहूं शी हेल्प्स मी ऑलवेज, या मैं कहूं दे वर ओबीडियंट, या मैं कहूं सैम एंड समीरा वर फीलिंग obnoxious, या मैं कहूं he as well as his parents। कौन बोला बीच में? बीच में कौन बोला?
अगली बार नहीं करना है इसे। वहां तक का लिख लिया आपने, यहां तक का लिखवाया है मैंने, गलती छांटने के लिए बैठे, आगे से मत करना, मेरी ईगो हर्ट होती है। हेलो, से सॉरी, जबरदस्ती नहीं, मन से मांगनी। आपको लग रहा है गलती हुई है? किससे, मेरे से या आपसे? क्यों? टाका टाकी नहीं करना। एक वर्ड एज वेल भी होता है और एक एज वेल एज भी होता है। ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम हो, क्या अटका दिया यार तूने मेरे को, मैं करवा तो रहा हूं यार। अभी आती है क्या ग्रामर पहले से? हैं? फिर सीख ले यार। चलिए 4 सेंटेंस देखिए। लिखिए 4 सेंटेंस। कल बोला था स्कूल से बाहर आओ, स्कूल से बाहर आओ, बोला था। होमवर्क तेरा पूरा है आज? गूगल करना आ गया तेरे को अब? कल गलती थी या नहीं तेरी? तो मुंह सुझा के क्यों बैठा था फिर? ज्यादा बोल दिया मैंने? फिर ग्रामर शुरू की है यार आज मैंने, ये बोले हो ये करे हो, मेरा बोला हुआ सारा मान लेगा? कल वाला सुन लू सारा? हेलो, ओ हेलो, सुन लू सारा कल वाला? याद है? यस नो, नो या यस? हिम्मत से बोल, यस नो, खड़ा होके बोल, फौजी स्टाइल में बोल। क्यों नहीं है याद? बोला था याद करके आना है, फिर तूने मेरी कितनी मान ली? गलती छाटेगा तू? तेरे को कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा? मेरा फ्लो टूटा या नहीं टूटा, ये बता पहले। मेरे को यहां रहना ही नहीं है इस क्वेश्चन पे, मेरे को कहीं और पहुंचना है। पेपर में ये आएगा ही नहीं, ये रस्म रिवाज है, सिर्फ एग्जाम्पल लिखे हुए। क्यों मांग रहा है सॉरी? तू बोल कैसे गया पहले बीच में? तूने परमिशन ली मेरे से? क्यों? तू बैठे बैठे कमेंट बाजी करेगा मेरे ऊपर? तू गूगल कर, अब लिख एज वेल का मीनिंग लिख। ना ना, तो तूने जब आधी नॉलेज है तो कैसे बीच में बोल गया बिना परमिशन के? तू पहले ये बोल, सर आई हैव अ डाउट, सर इज देयर एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस पार्ट, डिड यू से सो? तू एसएसबी में जाएगा, वहां बीच में टोका टाकी करेगा, वो फौजी है, चीर फाड़ कर देगा वो पर्सनैलिटी के साथ। यस नो? किसी ने एसएसबी दी है यहां? हेलो, एसएसबी दी है किसी ने? रिटर्न ही क्लियर नहीं होगा? अच्छा, है? आज क्यों हुआ? क्या नहीं पता था? तो वो पता नहीं है, बीच में बोलने वालों को मैं क्या जलाता हूं फिर। मैं यार कोई कॉपी किताब से पढ़ा रहा हूँ, कोई नोट्स देख के पढ़ा रहा हूँ, कोई नकल मार के पढ़ा रहा हूँ। तेरा शौक क्या है भाई? तूने 500 सेंटेंस लिख लिए कॉपी में, बाद में लिखे ना टोका टाकी से।
पहले लिख लिए थे? फिर मेरे लिए कष्ट की बात है। देख, बिल्कुल मैं सबको कह रहा हूं, पहले बात, तुम 12वीं पास हो सिर्फ, अब मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैं इस घमंड में हूं कि मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूं दिमाग से इस चीज में, और तुम ये नहीं पढ़ कर आए, स्कूल नहीं पढ़ाता इस तरह की चीजें। स्कूल में कहां था ये चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अलग से? मेरे तो नहीं था भाई। 4 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, 3 प्रकार की वर्ब होती है, अब कनेक्ट करना है। यहाँ पहला चैप्टर, पहला, बिल्कुल पहला चल रहा है, क्यों टोका टाकी करता है यार? मैं हंसमुख आदमी हूं बिल्कुल, मेरे को, मैं टोका टाकी करूंगा, तुम क्यों करोगे? हु आर यू? बैठ जाइए प्लीज, अगली बार मत करना प्लीज मेरे साथ ऐसा। सॉरी बोलने में अकड़ किस बात की होती है तुम्हारे? गलती होगी होगी। तू किस लिए हाथ उठा रहा था रे आज? कौन कौन काम पूरा करके नहीं लाया? हाथ उठाएगा तू ऐसे? अचीवमेंट है, फिर करके क्यों नहीं लाया तू? लाइट नहीं थी तो कल करता, कल से सुबह से लाइट नहीं तो आज करता। बहाना बता, 2 घंटे पहले आ जाता, यहां एसी में बैठ के कर लेता। सर को बोला तूने? सिद्धार्थ सर को मैसेज किया तुमने कि सर साहिल सर ने होमवर्क दे रखा था, ये हुआ नहीं? मेरी कंटिन्यूटी पे किसी को शक है क्या? मेरी कंसिस्टेंस, टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहे इंग्लिश के? टेलीग्राम एक्सरसाइज नहीं करवाई होगी पिछले दिनों में? डाउट नहीं लेता हूं क्या किसी का आ जाए तो? पता प्रमोद, डाउट लिए हैं तेरे? एक आधा वर्ड पूछता होगा तो बता देते होंगे। ऐसी बात कर रहे हो? चलिए कुछ और करते हैं अभी, ग्रामर में। सेंटेंस ही छोड़ दिया था मैंने तो, अब चैप्टर ही छोड़ दिया, ग्रामर और ही कोई पढ़ा। चलो चलिए कुछ वोकेबलरी करते हैं। पिछला रिवाइज कीजिए, तब तक मैं कुछ नए वर्ड देखूं। स्कूल में भी ऐसे टोकते थे क्या तुम? नहीं तो यहां कौन सी गंदी आदत लगी तुम्हारे? आपको नहीं लग रहा मैं जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? कितने लोगों को लग रहा है ये? बोले जी हमने बता दिया तो कहीं और ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जितना कॉपी में लिखा हुआ वोकैब है कल पूरी होनी चाहिए और कल याद होनी चाहिए, और क्लास में तभी दिखाई देना जब याद हो। कल बोलो हाँ या ना।
तुम्हारा आंसर यस के अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉब्सन्स चॉइस। क्या कहते हैं? हॉब्सन नाम का एक घोड़े का व्यापारी था और वो 10-12 घोड़े अपने स्टेबल में बेचता था। अगला वर्ड है यहाँ पे, अभी लिखना नहीं, स्टेबल। स्टेबल शब्द एडजेक्टिव का भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। आपने अस्तबल सुना है? क्या होता है? द प्लेस ऑफ हॉर्सेस फॉर लिविंग, है ना, घोड़े के रहने का स्थान जो होता है। कैनल क्या होता है? KENNEL, है ना, कुत्ते के रहने का स्थान। तो एक स्टेबल होता है, एक कैनल होता है। ऐसे बताओ, एवियारी क्या होता है और एपियारी क्या होता है? एक बर्ड्स के लिए होता है, ठीक है, बस। स्टेबल शब्द जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है कोई चीज स्थायी तौर पर हो, स्टेबल हो गई हो, सेटल्ड के तौर पर यूज किए। तो हमारा लड़का स्टेबल हो गया मतलब सेटल्ड हो गया, है ना। कोई पार्टिकल्स किसी लिक्विड के अंदर स्टेबल हो गए मतलब रेगुलेट के सेंस में यूज करते हैं। जो चीज वोल्टेज को या करंट को स्टेबल करने का काम करता है उसे स्टेबलाइजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इतना पता है, ठीक है। स्टेबल जो है अ प्लेस फॉर हॉर्सेज होता है। कैनल जो होता है अ प्लेस फॉर डॉग्स होता है। एवियरी या एपियरी याद करने के लिए देखिए ना, अभी हमारे देश में एक घटना हुई, विमान घटना, तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आया? एविएशन मिनिस्ट्री। क्या बोला? तो एवी का मतलब हो गया उड़ना, और जो जिस तरह के हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जिस मॉडल पर है वो चिड़िया के मॉडल पर है। तो एवी रूट वर्ड का मतलब होता है किसी तरह का बर्ड। तो एवी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बर्ड, और बर्ड के रहने का स्थान या बर्ड को रखने का स्थान उसको बोलते हैं एवियरी। अ प्लेस वेयर birds are kept. A place where birds are kept. A place where birds are kept. अगला वर्ड आपके पास है एपियरी। एपियरी शब्द में एपी शब्द से बना है और एपी शब्द का मतलब होता है बी। बी शायद आपको पता होगा, मधुमक्खी। पानी है क्या किसी के पास? एक सिप पानी। ठंडा। एपी का मतलब है बी यानी मधुमक्खी, और मधुमक्खियों का रहने की जगह को एपियरी बोलते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो बात हो रही थी हॉब्सन चॉइस की। हॉब्सन नाम का एक व्यापारी था और वो 10-12 घोड़े बेचता था, और वो ये कहता था जो सबसे आगे लगा हुआ है पहले वो बिकेगा। जो सबसे पहले आगे लगा हुआ है वही बिकेगा। सारे के सारे दिखा जरूर दूंगा, बेचूंगा वही जो सबसे आगे लगा। जब ये बिक जाएगा तब अगले वाला बिकेगा, तब अगले वाला। तो इस तरह की चॉइसेस को बोला गया हॉब्सन चॉइस। तो कोई खरीदने गया, बेशक 10 क्या 10,000 घोड़े हो, कितनी चॉइस है? सिंगल चॉइस। तो किसी चीज का सिंगल ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव होना, सिंगल ऑप्शन या ओनली वन ऑल्टरनेटिव होना, उस चीज को इंग्लिश में बोलते हैं हॉब्सन चॉइस। लिखिए फटाफट। एंड यू ऑल हैव वन चॉइस, हॉब्सन चॉइस। यू मस्ट हैव टू डू एंड लर्न ऑल द वर्ड्स एंड वोकेबलरीज बाय हार्ट बाय टुमारो। बाय हार्ट बाय टुमारो। बाय हार्ट मतलब कंठस्थ करके, और बाय टुमारो का मतलब कल से या कल तक। कल तक। तो बाई का मतलब टाइम के सेंस में होता है तक। कहां पे? इनहेबिटेंट तो पर्सन हो गया ना, हैबिटेट बोले, हैबिटेट। लिविंग प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट।
चलिए ऑप्शन चॉइस के बाद कुछ एडीएम देखते हैं, और आज जो एडीएम देख रहे हैं वो कुछ कलर के बेस पे जो एडीएम है वो देख रहे हैं। कलर के बेस पे एडीएम में आपके पेपर में एक वर्ड आया हुआ था, इन अ पिंक, इन अ पिंक, एक वर्ड फ्रेज यूज हुआ, इन अ पिंक। जब आपके भीतर पूरा खून होता है, जब आप स्वस्थ होते हो, तो आपकी त्वचा, आपकी जो चमड़ी, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल गुलाबी नजर आती है, और ये हेल्दी स्टेट में रहने के लिए बोला जाता है। अक्सर लेटर लिखने के लिए इस लाइन का प्रयोग लिखा जाता है, जैसे आपने सुना होगा, मैं यहाँ कुशल मंगल हूं, आशा है तुम भी वहां स्वस्थ होंगे। इनफॉर्मल लेटर्स लिखते वक्त इस तरह की लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही चीजों के अंदर सबसे पहली बात, आई एम हियर इज फिट एंड फाइन, होप यू आर ऑल्सो इन अ पिंक। तो इन अ पिंक का मतलब है इन अ हेल्दी कंडीशन, इन अ हेल्दी कंडीशन। अब यहीं से एक ईडीएम के बाद, पहला ईडीएम ये हुआ, दूसरा ईडीएम ये हुआ। अब एक वर्ड होता है हेल्दी और एक वर्ड होता है हेल्थफुल। एक वर्ड होता है हेल्दी और एक वर्ड होता है हेल्थफुल। जैसे आपके पास पेपर में गारंटी, वारंटी ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड हेल्थफुल। ये होमवर्क में रहेगा पहली बार। लेकिन यहीं से एक वर्ड बनता है, एक वर्ड बनता है सैंक्टिमोनियस, और एक वर्ड बनता है सलूब्रियस। एक वर्ड बनता है सैंक्टिमोनियस, एक वर्ड बनता है सलूब्रियस। कितने लोगों के लिए नए शब्द हैं? दोनों, दोनों नए हैं। इसका मतलब वोकेबलरी अभी बहुत कुछ बचा है। यस, आपने देखा होगा मैं कवर करने की कोशिश कर रहा था पुरानी और नई वोकेबलरी भी। चौथे क्वेश्चन में ऑब्नॉक्सियस लिखा था मैंने कहीं। दुनिया के सारे संत और सारे मुनि, अभी आपने देखा होगा एक आदमी का सिर मूंड दिया, देखा? वो अपना धर्म गलत बता रहा था, अपनी जाति गलत बता रहा था, है ना? तो ठीक हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ, या उसने गलत किया पहले? लेकिन जनता को कानून हाथ में, यस और नो, जनता ने कानून हाथ में लेकर गलती की। इसकी जनता की गलती है, कानून है, कानून काम करेगा। जब जनता ने उससे कहा तू कौन है, तेरा आधार कार्ड दिखा, तेरा ये दिखा, वो दिखा, और उन्होंने उसके घर पे कंफर्म करने की कोशिश की, बाद में वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में उसको पीट भी दिया, तो वो पुलिस में शिकायत नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बड़ी गलती, बड़ा फॉल्ट था। यस और नो? अभी तो मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं, मैं जाति पे जाऊं क्या? ज्यादा बेकार हो जाएगा मामला। तो सारे संत और सारे मुनि, जितने बाबे देख लो, 18 चैनल चल रहे होंगे, 19 बाबा बैठे होंगे। यस और नो? और कहीं ना कहीं किसी न किसी की रोज वीडियो लिख, किसी न किसी का कुछ ना कुछ आता रहता। पिछले दिनों में एक आश्रम वाली वो वेब सीरीज आई थी, कौन सी थी, है ना? वो किस पे बनी थी? आसाराम बापू पे या किस पे? इस पे बनी थी, वो सिरसा वाले बाबा पे, राम रहीम। किस पे बनी थी? वो लड्डू वाली। देखिए तुमने ये सब, है ना? तो इस तरह की चीजें हैं। जो पर्सन हिपोक्रेट किस्म का होता है, कहे कुछ और बोले कुछ। मान लो कोई एक पर्सन है, बोले जी मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं 15-15 लाख रुपए सबके खाते में दिलवा दूंगा, और फिर वो ना दिलवाए, तो वो झूठा कहलाएगा या नहीं? ऐसा कोई प्रधानमंत्री अगर बनेगा कभी 2050 में, तो वो झूठा कहलाएगा? क्या हुआ, नहीं समझ में आया? और हिपोक्रेट को ही इंग्लिश में GOODY कहते हैं। जो पर्सन लगता बाहर से गुड गुड है, पर सामने वाले को पूछने का मन करता है क्यों क्यों, वाई वाई, ऐसे पर्सन को बोलते हैं गुडी गुडी। होती है तुम्हारे? गुदी गुदी नहीं, गुडी। आप में से कितने लोग हैं जिनके गुदगुदी नहीं होती? नहीं होती? होती है? कहाँ? हाँ जरा है। जैसे मेरे को है ना, ये पैर के नीचे बहुत तेज होती है। जैसे कई बार नहीं होता,
पैर पे है ना, कोई ऐसे बोलते हैं इस पे खीरा या लौकी या तेल ऐसे करो तो अच्छा लगता है, पूरे शरीर का पसीना निकल जाता, लेकिन करने बैठो तो खुद की हाथ की गुदगुदी खुद ही होने लगती है। मैंने कहा मेरे से नहीं होता। सल्लू भाई अपने ब्रो के साथ यूएस गए। सल्लू भाई अपने ब्रो के साथ यूएस गए। अब देखो कुछ सिखा रहा हूं, कुछ फन्नी से। यहां पे संत और मुनि तोड़ा या नहीं, याद हो जाएगा। और जितने संत है सारे मुनि सारे संत क्या है? फ्रॉड है। फ्रॉड है, कहते कुछ है करते क्यों है? करते कुछ है। और ऐसे लोगों के लिए एक बात बोली जाती, मुंह में राम बगल में छोरी नहीं, छुरी। छुरी मतलब चाकू। क्या होता है? चाकू, है ना। तो मुंह में तो राम राम है, बगल में मतलब काट दो साले को। तो ऐसे टाइप के बच्चे हैं, है ना। तो ऐसे टाइप के लोगों को हिपोक्रेट या गुडी गुडी कहते हैं। अगला वर्ड है सलूब्रियस। जैसे सैंक्टिमोनियस कैसे नेचर का वर्ड हुआ? वेरी गुड, नेगेटिव नेचर का वर्ड है। सही है, बिल्कुल ठीक है, नेगेटिव। OUS से खत्म है तो क्या हुआ? तो बताओ हिपोक्रेट वर्ड भी क्या हुआ? तो बताओ गुडी गुडी भी क्या हुआ? कर लोगे अब तो। अब बताओ नेक्स्ट लेवल जब वोकेबलरी का खेलेंगे तभी फिर ग्रामर के बीच में, ग्रामर के बाद में, या एक चैप्टर ग्रामर का होते ही अगला चैप्टर पे आने से पहले बीच में 1-2 दिन का गैप करके क्या करेंगे? वोकैब कर लेंगे कुछ नई नई टाइप की। ठीक है। सल्लू भाई ब्रो के साथ यूएस गए, बांग्लादेश नहीं गए। कहां गए? यूएस गए, बांग्लादेश नहीं गए। क्योंकि बांग्लादेश और यूएस के बीच में ज्यादा साफ सुथरा कौन सा इमेजिनेशन में लग रहा है? यूएस। तो जब कोई जगह OUS से खत्म है तो क्या हुआ? एडजेक्टिव। ऑफ अ प्लेस, पहली बात ये किसी जगह के लिए यूज होता है। अब इसका मीनिंग क्या है? क्लीन, ग्रीन और हेल्थफुल। क्लीन, ग्रीन और हेल्थफुल। एक ऐसी जगह जो साफ सुथरी हो, हरी भरी हो, और मतलब जहां रह के आपकी ऑक्सीजन कुछ ना कुछ मात्रा में बढ़े, आपकी उम्र बढ़े, आपकी रौनक बढ़े, ऐसी जगहों को इंग्लिश में सलूब्रियस प्लेस के नाम पर जाना जाता है। पिछले दिनों में सैंक्टिमोनियस और सलूब्रियस दोनों वर्ड CDS में रिपीट हो चुके हैं, NDA में कभी भी आने के चांसेस। आप में से किस किस का नाम S से शुरू होता है? फटाफट याद करो तुम, सैंक्टिमोनियस और सलूब्रियस। अपने नाम को डेडिकेट करो। जीवन में कैसा नहीं बनना है? इसका मतलब जिनके OLQ अच्छे होते हैं और SSB में फेल हो जाते हैं, मतलब अंदर से क्या थे वो? हिपोक्रेट। मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ SSB में, लेकिन उनकी जो पर्सनल जिंदगी चल रही है वो वैसी नहीं है। अगर आपको पता है कि जिंदगी के अंदर हमें कमांड महसूस करनी है, तो कमांड जब तक ना मिले तब तक बोलना नहीं होता। यस और नो? फिर भी अगर आप ये काम करते हो तो यू विल बी कॉल्ड हिपोक्रेट। तो मेरा फर्क इस बात पर नहीं है कि बीच में बोला क्यों, जिस चीज की तैयारी कर रहा। ये और कोई बैच होता, कोई भी बीच में बोल जाए, मैं 2 मजाक और करता, और कौन बच्चा बोला वो बोला होता तो मैं कुछ नहीं बोलता। जिस पर्सन के पास लास्ट चांस है, जिस पर्सन की सीरियसनेस की डिमांड हमसे ज्यादा है, जिसने हमसे प्रॉमिस कर रखा है, अगर वो भटकेगा हम छोड़ेंगे नहीं। और इसके लिए मुहावरा बना है, निप द एविल इन द बड। क्या बना है? निप द एविल इन द बड। क्या मीनिंग होगा? साहिल आया है आज? अब कल कहेगा आए नहीं थे कल। निप द एविल इन द बड का मतलब होता है abolish the problem in the early stage। किसी समस्या या किसी बुराई को शुरुआती स्टेज में ही उसको जड़ से समाप्त कर देना, इसको बोलते हैं निप द एविल इन द बड। निप का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे ऐसे नखून से ऐसे दबा देना। तो आप में से किसी ने सुना है ढेरे? चलिए हिंदी में बताता हूं, जू। इंग्लिश में बताऊं, लाइस या लाउज? जू मतलब लाउज, प्लूरल होगा लाइस। माउस,
माई, है ना, ऐसे पढ़ाया था। तो जू, और जू को मारने का पहला तरीका और आखिरी तरीका यही है, घरों में चलता है, यहां रखो और टक कर दो, देखा है कि नहीं? ठीक है, उसी काम को करने को इंग्लिश में बोलते हैं निप। इविल मतलब होता है दुष्टता, कोई भी बुराई, है ना। और बड का मतलब होता है कली, फूल बनने से पहले की जो अर्ली स्टेज होती है वो होती है कली। तो बुराई को जड़ में ही समाप्त कर दो, अगर उसका फूल बन गया तो वो बहुत घातक हो जाएगा संसार के लिए। तो जो इंजीनियरिंग काम आती है देश की साइंटिफिक चीजों को बनाने के लिए, एक्सियम 4 नाम के रिसर्च करने के लिए, कल हुआ क्या नहीं? नाम क्या है? ग्रुप कैप्टन शुभांशु यादव शुक्ला, वो शुक्ला है। करूंगा अभी मैं, विवादित बयान दूंगा, एक कंट्रोवर्सी, डिबेटेबल। ये बार बार खुलता है, स्पिरिट है कोई? ये स्कूलों में चलती थी कहानी, हमारे स्कूल में ना उस कमरे में ना कोई नहीं जाता भाई, वो भूत है। हाँ, मेरा सीनियर बता रहा था, उसके भी सीनियर ने बताई थी, होता वो कुछ है नहीं। एक बार ना एक बहुत पुराना प्रिंसिपल था, वो मर गया था यहाँ। कोई कहानी जोड़ दे। चलो, तो पहला इडियम करा इन आ पिंक। पिंक के बाद चलिए दूसरे कलर पे, फेवरेट कलर मेरा रेड। रेड से एक वर्ड बनता है रेड टेप। क्या बनता है? रेड टेप। मुझे बताइए, रेड टेप नाम की कंपनी है, क्या बनाती है? झाड़ू, स्विमिंग पूल, शूज, कपड़े लत्ते और जन्मपत्री, जिम, हाँ कपड़े, जिम वियर, वियर तो कोई भी वियर होगी। अपनी अपनी चीज बता देती है। चल, रेड टेप। रेड टेप जो शब्द है, लाल फीता, लाल फीता। किसी भी फाइल को बंद करते वक्त सरकारी ऑफिस में लाल कलर का एक फीता लगा दिया जाता है और फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल इकट्ठी हो जाती है। जहां पर एक्सेसिव ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी फॉलो होती है, ऐसी व्यवस्था को रेड टेपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेड टेपिज्म। तो मीनिंग लिखिए, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी और रिजिड रूल्स। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग ध्यान से लिखना, कई बच्चे देख के भी ठीक नहीं लिखते। और स्ट्रिक्ट या रिजिड रूल्स, जहां के नियम या कायदे कानून बड़े सख्त होते हैं, उस चीज को रेड टेप कहते हैं। दिखाई दे रहा है अमन? एनी इशू? अब यहां पर एक शब्द आ रहा है ब्यूरो। सबसे पहले तो ब्यूरो शब्द को तोड़ के लिख लेना। ब्यूरो शब्द का मतलब होता है BUREAU। ब्यूरो शब्द नाउन होता है, जिसका मतलब होता है किसी भी तरह के कार्यालय को ब्यूरो कहते हैं। आप में से अगर कोई अखबार के दफ्तर गया हो अपने अपने शहर के, तो वहां के जो हेड होते हैं उसे ब्यूरो चीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरो चीफ। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर अगर आपको जाना है तो सिविल सर्विस एग्जाम देना पड़ेगा। कौन लेता? UPSC, सिविल सर्विस एग्जाम, CSC। उसी के अंदर सबसे बड़ी टॉप पोस्ट का नाम क्या है? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस, तीसरा इंडियन फॉरेन सर्विस। इस तरह से कई सारी चीज बन जाएगी। यहां पर अगला शब्द लिखा है क्रेसी। कोई भी शब्द दुनिया में क्रेसी वर्ड से प्रेफिक्स या सफिक्स, सफिक्स, क्रेसी वर्ड से सफिक्स बन रहा हो तो इसका मतलब सिस्टम या किसी तरह का रूल या किसी तरह का शासन व्यवस्था के तौर पर यूज होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? गवर्नेंस। तो मुझे बताओ, क्रेसी से शुरू होने वाला कोई, सॉरी, क्रेसी से खत्म होने वाला कोई एक और वर्ड बताओ ब्यूरोक्रेसी के। ओलिगार्ची, गेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, बूढ़ो वाला, ऑटोक्रेसी, शाबाश, अच्छा वर्ड है, कौन बताया? हिपोक्रेसी। अब बताओ, अभी थोड़ी देर पहले एक ऊपर वर्ड पढ़ा था हिपोक्रेट,
और इसी का बात बोल दिया हिपोक्रेसी। तो आपने सुना होगा एक बहुत ही महामानव का मीम, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों, है ना। तो सबसे पहला वर्ड यहां पर आता है डेमोक्रेसी। तो अब बताओ, क्रेसी का मीनिंग तो पता है, डेमो का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन करना, पीपल के लिए यूज होता है। तो लोकतंत्र जनता का, जनता की खातिर, जनता द्वारा, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। आखिरी चांस है ये तेरी अमन। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। जहां पर जनता के अधिकारों की ऐसी तैसी हो, वही तो डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र कहते हैं इसे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके अंदर सभी डिसीजन सभी लोगों की राय से लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भी ये है, कई बार डिसीजन लेट आते हैं तो एक्शन भी लेट लिए जाते हैं। आपने कई देशों के नाम सुना होगा जहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलती, वहां पे ऑटोक्रेसी चलती है। क्या चलता है? ऑटोक्रेसी। ऑटो शब्द कहीं पर भी आ जाए, उसका मतलब होता है सेल्फ। आपने शायद ऑटोमेटिक शब्द सुना होगा, सेल्फ स्टार्टर के लिए यूज होता है। यस और नो? आप में से किस किस को छिपकली से डर लगता है? वो रे वो रे, वो देख वो रे, उस दिन इसके सर के ऊपर छिपकली थी। ऑन द हेड या ओवर द हेड? प्रेपोजिशन में बाद में, सर के ऊपर, सर के ऊपर या सर के ऊपर? सर के ऊपर। ऑन द हेड, सर के ऊपर। ओवर द हेड, सर के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबाउ द हेड? जस्ट चिल चिल, ठीक है। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है डिक्टेटरशिप। क्या वर्ड होता है? अब बताओ, डिक्टेटरशिप में एक रूट वर्ड आई डिक्ट, डिक्टम, पढ़ा रखा है या नहीं? डिक्टम का मतलब क्या बताया था? वर्ड्स। तो डिक्शनरी का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो डिक्टेट करना मतलब एज इट इज बोल देना। तो डिक्टेशन का मतलब भी कुछ श्रुतलेख था, सुनकर लिखना, और इसी से डिक्टेटरशिप बन गया, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने आदेश देने वाला। और इसी वर्ड से एक वर्ड बनता है डिक्टम, और इसी डिक्टम से एक प्लूरल बनता है डिक्टा। आपको पता लगा ये डिक्टम का प्लूरल डिक्टम्स बनेगा या डिक्टा बनेगा? क्यों? हाँ, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, तो डिक्टम, याद रखिएगा। तो जब कोई चीज, किसका? हाँ, पढ़ा रखा है भाई, हाँ पढ़ा रखा है, वहीं से चेक कर। I have caught just someone red-handed. I have caught just someone red-handed. अगला लिखिए रेड से, एडीएम लिखिए, टू कैच समवन रेड-हैंडेड। लाल हाथों पकड़ना है या रंगे हाथों पकड़ना है? रंगे, रंगे, क्या बोलना है? रंगे हाथों पकड़। क्या सोच रहा है? रामी तो तू। टू कैच समवन एट द सीन ऑफ क्राइम, टू कैच समवन एट द सीन ऑफ क्राइम के सेंस में यूज होता है। जब कोई पर्सन गलती कर रहा हो, उसी गलती करते वक्त उसी समय पकड़ लिया जाए, उसे बोलते हैं टू कैच समवन रेड हैंडेड। लिखिएगा मीनिंग, टू कैच समवन in the act of doing something wrong.
एक घर के अंदर सारी जगह सीसीटीवी लगे हुए थे। एक बच्चे ने अपने किचन में गया और पूरे हाथ में केचप और सॉस लगा ली और मम्मी के साथ प्रैंक करने वाला था कि मम्मी मेरे पूरे हाथ में खूनम खून हो गया। मम्मी सीसीटीवी से सारा कार्यक्रम देख रही थी। उसका पूरा प्लान फेल हो गया और मम्मी के पास वो भौं करने आने वाला था या चमकाने वाला था, उससे पहले मम्मी ने उसको चमका दिया। He was caught red-handed. He was caught red-handed. अब someone की जगह he को आगे ले आए तो ये हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया? पैसिव। अब ये भी ग्रामर की बात है। डिक्टम डिक्टा नाउन की बात है। was caught, were caught कब आएगा, is caught, are caught कब आएगा, ये सारी। चलिए अगला देखिए, कलर चेंज करते हैं। रेड के बाद अगले शब्द पे चलते हैं, ग्रीन विद एनवी। ग्रीन विद एनवी, किसी को पता है खाली एनवी का मतलब होता क्या है? जेलस। तो एक वर्ड होता है एनवी और इसी का होता है जेलेसी। देखना, ध्यान से देखना, एनवी शब्द नाउन है और जेलेसी शब्द भी नाउन है। अगर ये सिनोनिम में आ जाए तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों आ जाए एक साथ और कोई फिल इन द ब्लैंक्स हो तो ये थोड़े से अलग अलग है। एनवी का जो एडजेक्टिव बनेगा वो बनेगा एनवीएस। ध्यान से देखना, वाई हटा के आईओएस। लेकिन जेलसी का जो एडजेक्टिव बनेगा खाली वाई हटाना और ये बन गया जेलस। दूसरे की चीज पाने का शौक एनवीएस, अपनी चीज खोने का डर जेलस। अपनी चीज खोने का डर जेलस और दूसरे की चीज पाने का शौक एनवीएस। आप जब छोटे बच्चे थे, आप में से कितने लोगों को लगता था किसी के पास बहुत ही कलरफुल ज्योमेट्री है, कोई कलरफुल पेंसिल है, कोई कुछ है, कोई कुछ भी नई चीज है, मम्मी मेरे को भी चाहिए, और आप खरीद के नहीं दोगे, यही वाली चाहिए। पहले वो छोटा चोर बनता। तो दूसरे की चीज चाहिए आपको, तो वो क्या हो गई आपकी एनवी नेचर, एनवीएस नेचर। लेकिन आपके पास कोई खास ऐसी चीज है जो आपको लग रहा है ये मेरे से कोई छीन ना ले, यू विल फील जेलस, यू विल फील पजेसिव, है ना। एक्सेसिवली पजेसिव इज कॉल्ड ऑब्सेसिव। क्या हो जाएगा? ऑब्सेसिव। मेरे पास है ना कुछ कार्ड्स होते थे पहले वोकैब के, और मैं जेब में लेके आता था, और बच्चों में से कोई देखने को बोलता कि सर एक बार दिखाना, तो मैं फटाफट दिखा देता। लेकिन कोई टीचर कहता कि सर दिखाना ना, कॉपी कर लोगे तुम। बाद में मैंने सारे टीचरों को वो पूरी पूरी गड्डी दे दी। मैंने एक साल बाद कहा एक बार वो गड्डी वापस देना, मेरी गुम होगी। पता नहीं सर कहाँ रखी होगी। मतलब उनको इतना ही शौक था कि इसकी जेब में क्यों है, उनको अपने से कोई काम और वैल्यू एडिशन करने से नहीं। ऐसे ही मैं कोई बढ़िया सी नोट्स की बुक ले आऊं और खोलूं ना, बस उस पर लिखा हो इसी में से आएगी एनडीए की 2025 की वोकैब, बस एक लाइन लिखी हो और ऐसे करके आ जाओ रोज, और एक बार ऐसे करके घुमा दूं, एक बार ऐसे करके घुमा दूं। कितने लोगों को लगेगा एक बार एक फोटो खींचना तो सर इसकी अंदर की, और मैं पूरा तुम्हारे भविष्य की तरह कोरा कागज, अंदर कुछ है ही नहीं। इसके लिए एक एडीएम बना है, डोंट जज द बुक। कहानी समझ में आ रही है कुछ? डोंट जज द कवर बाय इट्स बुक, डोंट कवर द जज बाय द बुक, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। चलिए, तो पहले ग्रीन विद एनवी को देख लेते हैं। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली जेलस के तौर पर यूज होता है, एक्सट्रीमली जेलस। वैसे तो ग्रीन कलर
दुनिया का इकोलॉजी का एनवायरनमेंट का कलर माना जाता है। लेकिन जो डायन या शैतान या मॉन्स्टर की जो आंखें होती है वो हरे रंग की होती है। और हरे रंग की वो इसलिए होती है, वो समुद्र के अंदर बैठा होता है और समुद्र के ऊपर एक लेयर होती है जिसे आप एल्गी कहते हैं। और एल्गी का नेचुरल रंग किस तरह का होता है? वैसे तो कई कलर्स की होती है, बट ग्रीन इज द मोस्ट कॉमन कलर। और जब वो उस पानी में से बाहर निकलता है तो आंखों के ऊपर वो हरी हरी सी वो चीज जम जाती है, और जिस गुस्से से वो, जिस मॉन्स्ट्रस वे से किसी को देख रहा होता है, दैट इज ऑल्सो ग्रीन। और उसको कोई चीज के सामने वाले की कोई भी चीज या ताकत चाहिए, दैट इज टू लुक समवन विद ग्रीन विद एनवी। एक्सट्रीमली जेलस के सेंस में यूज होगा, एक्सट्रीमली जेलस। दूसरी बात, आपने एक शब्द सुना है बायोलॉजी में, बाइल जूस। कहां से सिक्रेट होता है? लीवर से। तो कुछ मॉन्स्टर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रीन कलर का बाइल जूस क्रिएट करते हैं, इसलिए उनकी पूरी बॉडी ग्रीन कलर की हो जाती है और उनकी आंखें और अतिरिक्त ग्रीन दिखाई देती है। और जिस तरह की बॉडी होती है उस तरह की आंखें हो भी जाती है। जैसे सारे लोग महसूस करेंगे जॉन्डिस के टाइम पे शरीर भी पीला पड़ जाता है और आंखें भी पीली पड़े। तो अगर किसी का शरीर हरा पड़ गया तो उसकी आंखें भी हरी हो जाती। पहली बात समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर पाओगे? तो ये ग्रीन जब भी पेपर में आएगा तो कई बार ये धोखा कर देता आपके साथ, और इसी ग्रीन विद एनवी से ग्रीन आईज वाला ऑप्शन भी बन जाता। ग्रीन आईज ये भी ईडियम होता है और इसका भी यही मतलब है ग्रीन आईज का, एक्सट्रीमली जेलस। अब कई सोचते हैं ग्रीन आईज का मतलब है हरियाली देखना, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं। हरियाली देखने से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, हरियाली के बीच में रहने को, यानी कि जो गार्डनिंग वगैरह करने को ग्रीन थंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसके लिए एक अलग ईडियम है ग्रीन से, इसको देख लेना एक बार खुद से, इजी सा है। ग्रीन थंब। थंब का मतलब क्या होता है? तो आपने शायद राइट हैंड थंब रूल वगैरह वगैरह, फ्लेमिंगो रूल क्या था? राइट है लेफ्ट है या दोनों है? दोनों, ठीक। तो ग्रीन थंब का मतलब होता है एक्सेसिव पैशन इन गार्डनिंग। एक्सेसिव पैशन इन गार्डनिंग। आप में से कभी भी किसी ने पौधा रोपा है? पौधा रोपा है, ठीक है। एक बार, दो बार, 10 बार खेत में फसल बोई है, फसल तोड़ी है, उजाड़ी है, उसका अधिकार मेरे पास। तुम फसलें उजाड़ो, हम नस्लें। पढ़ोगे नहीं तो क्या करें? आइए सर आइए। नाइस शूज, नाइस शूज भाई, शूज बहुत बढ़िया है और शर्ट पैंट क्लासिक कॉम्बिनेशन लग रहा है। ट्रस्ट में पढ़ा भी कर, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है। दोनों चीजें अच्छी चल रही हो, पर्सनालिटी भी अच्छी हो, पर्सन भी अच्छा हो, गेटअप भी अच्छा हो, अच्छा चलता है। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी इज ओवरऑल समेशन ऑफ योर डीड्स। हर चीज की व्याख्या करके जोड़ के पता लगता है कि ये पर्सनालिटी। जब आप है ना कोई पौधा लगाते हो और ग्रीन ग्रीन कलर का है, तो ऐसे ऐसे कर करके है ना ये पूरे पूरे इधर से ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है इस वजह से। और वो किसी का ग्रीन यहां से मिलेगा तो इसका मतलब पक्का उसने थोड़ा सा बागबानी में, आपने कई लोगों का देखा होगा यहां से ना उठा उठा सा होता है ना। जब आप कोई मेहनत का काम कर लो, कस्सी कुदाल चला लो और कर लो, तो तब है ना यहां से उठा उठा सा पार्ट हो जाता है ना, जो मजदूर यूनियन के प्रधान होते हैं टाइप। तो an excessive passion for gardening। चलिए, इतना पढ़ाने के बाद मेरे पास एक शब्द आता है लाइट, एक वर्ड आता है लाइटन, एक वर्ड आता है लाइटनिंग,
एक वर्ड आता है लाइटनिंग, एक वर्ड आता है एनलाइटन। मुझे बताइए इन 6 वर्ड में से, 5 वर्ड में से कौन सा गलत है? बताओ जल्दी। हाँ क्या है? खरबूजा। खरबूजा हल्का होता है खाने में ना। खरबूजा तरबूज खा के किसका पेट भर सकता है? अब भर भी गया तो 15-20 मिनट बाद फिर ठीक। पानी होता है यार उसमें, 90% पानी है यार। खाते हुए नहीं तरबूज, खरबूजा, एप्पल, ये मैंडेटरी फूड है तुम्हारे लिए। जैसा अन्न वैसा दिमाग। हर बार कविता बनानी जरूरी है। लाइट का मतलब क्या होता है? रोशनी, रोशनी और हल्का, हल्का फुल्का, ठीक है। तो लाइट एडजेक्टिव के तौर पर हो गया हल्का, और लाइट का उल्टा हो गया हैवी, ठीक है। लाइटन का मतलब similar to weight. Then what does it mean? What is the difference between 1 and 2? Guys, मेरे को यो आवा है हल्का और भारी, हम तेरे आभारी हैं, अभी नहीं माना। लाइटन मतलब हल्का करना, टू मेक समथिंग लाइट, टू मेक समथिंग लाइट। कोई चीज भारी लग रही है आपको, बहुत तेज भारी लग रही है, उसको पानी में छोड़ दो, नमक नहीं होना चाहिए, कहीं घुल जाए तो वो हल्की हो जाएगी या नहीं। तो बाय इमर्सिंग समथिंग इन द वाटर यू कैन लाइटन समथिंग या अनलाइटन समथिंग? लाइटन समथिंग। समझ में आ रहा है? यही काम करने पड़ेंगे ना वेट में। वेट क्या होता है? लाइटनिंग क्या होता है? फिर ये क्या होता है? तुम मेरे ट्रैप में तो आने थे। पहले आओ या बाद में आओ? नगर बिजली चमकना। जब तू यूं कह रहा है लाइटन नाम की एक वर्ब है, तो वर्ब के आगे आईएनजी लगा दी, हल्का करने की व्यवस्था। ही इज लाइटनिंग द प्रोसेस, वो प्रोसेस को हल्का कर रहा है। तो ये लाइटनिंग इज द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ मेकिंग समथिंग लाइट। कोई फर्क ही नहीं था। अब आया मीटर पर सेकंड। लाइट की, बिजली की स्पीड तेज होती है, चमकने की स्पीड तेज होती है साउंड की? लाइट की स्पीड तेज होती है बिजली चमकने में। ये क्वेश्चन आता है 10वीं में, 10वीं में आता है। कब आता है पता नहीं, 9th में आता है, तो जल्दी बड़ी होगी। एनडी में भी आया, देखिए दीदी कह रही हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो बिजली चमकना है, ये वाली चीज क्या कहलाती है? लाइटनिंग। इसके अंदर ई नाम की चीज नहीं आती, ये इसकी स्पेलिंग है, बिजली चमकने वाली। अब बताओ ये वाली लाइटनिंग शब्द किसका काम करेगी? नाउन का। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज वाई वी हियर द क्लैशिंग ऑफ क्लाउड आफ्टर द स्लैशिंग और स्पार्कलिंग ऑफ लाइट। यस और नो? तो स्पार्कलिंग ऑफ लाइट और लाइटनिंग? लाइटनिंग। लाइट चमकती है या लाइटनिंग? लाइट, ठीक है। अब ये जो लाइट बना, ये उसी ट्यूब लाइट से बना जो लाइट, प्रकाश और रोशनी कह रहे थे। और ये ऊपर वाले जितने लाइट बने वो सारे के सारे हल्के वाले से बने। समझ में आया? ठीक है। अब क्या किया, इधर भी ई एन से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी इधर भी ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ई एन से, इधर भी ई एन। तो ये तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लग गया एनलाइटन में। अब बताओ ये हल्का करना का बना या किसी को ज्ञान देना? तुमने सुना ज्ञान ज्योति, ज्ञान की रोशनी, है ना? वही चीज है। और ये महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था। उसी चक्कर में वे भी देने गए थे किसी गांव में। जिनका सिर मुंडा, जिनका सिर नहीं मुड़ दिया, पता भी है या नहीं? पता है।
वो भी किसी को ज्ञान देने गए थे। एक बार क्या हुआ, एक बाबा था और वो ज्यादा प्रचलित नहीं था। वो एक गांव से पगडंडियों से जा रहा था, खेतम खेत जा रहा था। उसको सुबह से ज्ञान देने के लिए कोई भी आदमी मिला नहीं था। बड़े ध्यान से सुनना, इसमें से फिर कुछ निकालेंगे। सामने से उसे दिखाई दिया एक रिकू जैसा बच्चा आ रहा था। शाम के 7 साढ़े 7 हो गए थे, तो उसके हाथ में एक दिया था। हाथ में दिया नहीं, दिया दिया दीपक है ना। और वो हाथ में उसके अरे यार शी, तो दीपक था है ना, लैंप, लाइट लैंप, कैंडल लैंप। बाबा ने देख लिया दूर से ही, कोई दिया लेकर आ रहा है, मैं इससे एक सवाल पूछूंगा, ये जवाब देगा और मैं ज्ञान। तो जैसे ही वो नजदीक आया तो बोला वत्स। बाबा बोला वत्स, क्या तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आई? बच्चा था रिकू, दिमाग खराब हो रखा था, शाम का टाइम था, गर्मी ज्यादा थी माहौल में भी, अंदर भी। उसने क्या किया, उसी खड़े दीपक पे, उसी दिए पे फूंक मार के बोला बाबा पहले ये बताइए गई कहां? बात समझ में आई? हल्का करना। वो ज्ञान देना चाह रहा है, उसने पूरे बाबा को ही हल्का कर दिया। कुछ तत्व ज्ञान होते हैं, कुछ चीजों का पता आपको उम्र बढ़ने के साथ लगता है और कुछ चीजों का पता आपको अनुभव के साथ लगता है। वो के भी याद करना किताब का काम है। किताब अच्छी हो, टीचर अच्छा हो, पढ़ लोगे, लेकिन 20 साल 30 साल 40 साल बाद भी वही टीचर वही किताब काम की चीज नहीं रहेगी। आपके टीचर, आपके गुरु, आपकी लर्निंग सारी की सारी चेंज हो जाएगी। ये सुनो, जिसने तुम्हें एबीसीडी सिखाई होगी उसका योगदान है या नहीं? पर क्या आज जरूरत पड़ रही है उसकी? कुछ भी नहीं। मेरी भी जरूरत कितने दिन पड़ेगी? जितने दिन तक ये याद ना हो, या जब तक सिलेक्शन ना हो, या जब तक आप इस प्रोसेस में पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मेरी जरूरत खत्म हो जाएगी, आप एक नेक्स्ट लेवल पर चीजों में पहुंच जाएंगे। जब ये चीज समझ में आने लगती है कि दूसरे से समझना कम है, हमें खुद ही कई काम तो खुद ही समझने पड़ेंगे। इस तत्व ज्ञान का आभास होना, ज्ञान होना, उसी को बोलते हैं अनलाइटनमेंट। क्या बोलते हैं? और महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था और महावीर स्वामी को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इस धरती पर लड़ना पड़ता है सबको अपना अपना युद्ध, चाहे महात्मा गांधी हो या हो महात्मा बुद्ध। तो उसी चीज के ज्ञान की प्रकाश पुंज की अवधारणा को अंग्रेजी भाषा में एनलाइटन वर्ब के सेंस में और एनलाइटनमेंट नाउन के सेंस में कहा जाता है। इसको जरूर नोट करिएगा और खुद से एक बार करिएगा। एनलाइटन आ रहा है कुछ समझ में? मैंने क्लास कम ली होगी, ज्ञान ज्यादा दे दिया होगा इस चक्कर में कि आज हुआ क्या था। चलिए, ग्रीन गिव समवन द ग्रीन लाइट, और दूसरा है गिव समवन द ग्रीन सिग्नल। स्टैंड अप। क्या हुआ है? तू भी स्कूल में? तू स्कूल नहीं जाती, फिर 1 जुलाई से जाओगी। तो इनमें से कौन सा ज्यादा सीरियस वाला है? तो तू इस पे हंसी क्यों? बता दो। नहीं नहीं, मैं भी वही सोच रहा था, पर तू पहले सोच गई मेरे चिंता का विषय। अच्छा है, शाबाश। गिव समवन द ग्रीन लाइट का मतलब होता है टू ग्रांट परमिशन टू प्रोसीड। टू ग्रांट परमिशन टू प्रोसीड। टू ग्रांट परमिशन टू प्रोसीड।
और याद रखना गिव समवन द ग्रीन लाइट या ग्रीन सिग्नल, दोनों के मीनिंग सेम। 3 तरह की लाइट होती है ट्रैफिक लाइट में। पहली रेड लाइट, दूसरी, हाँ भाई क्यों मुस्कुराए, ऐसे ही हंसी की बात थी इसमें, तो फिर हंसे क्यों, शरारत थी इसमें कोई? यस या नो बोल दे बस ईमानदारी से, आगे नहीं पूछूंगा क्या थी। आई एम ग्रांटिंग यू द परमिशन टू प्रोसीड। तो एक होती है रेड लाइट, एक होती है ब्लू लाइट, येलो लाइट, और एक होती है ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट का मतलब चलो, रेड लाइट का मतलब रुको, और येलो लाइट का मतलब देखो, वेट करो, रेडी टू गो। तो ये है रेडी टू गो, ये है गो, और ये है वेट या स्टॉप, जो भी चीज हो, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए एक बार किसी आपके दोस्त ने कहा आपको मैसेज करके व्हाट्सएप पे, यार प्लीज कम टू माय होम, आई एम फीलिंग ब्लू। यार कम टू माय होम, आई एम फीलिंग ब्लू। व्हाट डज इट मीन? ऐसे आइडिया लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताओ पॉजिटिव सेंस आ रही है नेगेटिव? व्हेन यू नीड समवन, इट मस्ट बी द टाइम ऑफ क्राइसिस। कोई संकट की घड़ी है, कोई डिजेक्शन या डिप्रेशन की या अपसेटिंग सिचुएशन की कोई बात। टुडे आई रियली फेल्ट ब्लू, टुडे आई रियली फेल्ट ब्लू, जस्ट बिकॉज देयर वॉज द इंटरप्शन ऑन माई फ्लो। तो इसी को सैड, अपसेट, डिप्रेस्ड या डिजेक्टेड बोला जाता। और ये रियल इडियम है इसका, आई एम फीलिंग ब्लू। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीलिंग ब्लू? आई एम सैड, आई एम अपसेट, आई एम डिप्रेस्ड। दुनिया में याद रखना, ज्यादातर एग्जाम अगर आप एनालिसिस करोगे, इतना टाइम आपके पास है नहीं, मैंने कर रखा है, तो सैड के जितने सिनोनिम और जितने ईडियम बनते हैं, और सैड का उल्टा हैप्पी के जितने सिनोनिम और जितने ईडियम बनते हैं, इनमें से घूम फिर के कुछ ना कुछ आता जाए। 2025 में नहीं, पर 2025 से पहले हर पेपर में सुखी दुखी, सुख दुख के क्वेश्चन आए जरूर, ठीक है। तो एक पैटर्न है ये। अगर इतना समझ में आ गया आउट ऑफ द ब्लू, तो ब्लू का अपने दिमाग में एक बात चली गई कि कैसा वर्ड होता है, नहीं, लेकिन ब्लू शब्द अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अगले ईडियम में। आखिरी ईडियम है आज का। ईडियम पढ़ाए थे मैंने कभी ऐसे एक साथ, तो ये पढ़ाने भी थे, वो कब में रह भी गए थे। एक ईडियम आता आपके पास, आउट ऑफ द ब्लू। मुझे बताओ, जब आप मैप पर पानी दिखाते हो तो कैसे दिखाते हो? ब्लू कलर से दिखा देते हो। वो पानी का कलर ब्लू होता है, या पानी का कलर ब्लू होता क्यों है? क्योंकि हवा ब्लू है, एटमॉस्फेयर ब्लू है। और खराब बात करो, यस, आप बोलते स्काई इज ब्लू, और स्काई ब्लू रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से? मेरे को नहीं पता, आप संभालना। ये सारे क्वेश्चन है तुम्हारे 9 से 12th की फिजिक्स। अब यहां नीचे आओ, मतलब ग्रामर पे आओ। तो आकाश किस कलर का हुआ? ब्लू। तो अपनी दुनिया की आंखों की एक लिमिट बन गई, इससे बाहर कुछ नहीं है, और जो इससे बाहर की भी दुनिया है वो एक्सपेक्टेड लेवल से
ऊपर की दुनिया। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। You got 20 questions of spotting error last Sunday out of the blue. You got 20 questions of spotting error questions last Sunday out of the blue. Was it expected or unexpected? So any unexpected incident or event must be called out of the blue. आकाश से बाहर की चीजें। तो इसका मतलब भारत गगनयान, शुक्रयान, चंद्रयान कितनी चीजों पर काम कर रहा है, तो वो लिमिट्स पर काम कर रहा है या लिमिट से बाहर जाने, लिमिट से बाहर। और ये चीज पूरे वर्ल्ड के लिए एक्सपेक्टेड थी या अनएक्सपेक्टेड, और ये चीज 14 दिन में उनको वापस भी आना है, और जिस दिन 14 दिन में वो वापस आएंगे, ये बहुत बड़ी घटना होगी या नहीं होगी? क्या वर्ल्ड में पहली बार होगा या नहीं होगा? यस और नो? पहली बार हुआ है। कितने ही देश हैं जो दुनिया से, धरती की दुनिया से बाहर जाने की सोच रहे हैं? एक रशिया, एक अमेरिका, एक चाइना है, थोड़ा बहुत जापान होगा, लेकिन बाकी देश तो अपने ही देश के अंदर कुछ खर्चे पर्चे लगा के काम चल जाए, बस काम करने की कोशिश कर। और यहीं से एक एसएसबी में सवाल पूछा गया, एक बच्चे से पूछा गया तेरी हॉबी क्या है, तो उसने बोला सर रीडिंग अबाउट चंद्रयान, शुक्रयान, ये सब पढ़ने के बारे में मेरी रुचि है, डिफेंस इक्विपमेंट के पढ़ने में रुचि है, ऑटो एक्सपो में घूमने की रुचि है। अच्छी बात थी, इंटरेस्ट बढ़ाया नहीं। उससे 3-4 अच्छे छोटे छोटे सवाल पूछे कि MIG मिग क्या होता है, अग्नि क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या, सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने फटाफट बता दिए, क्योंकि बात फैक्चुअल बात हो रही थी, और फैक्चुअल बात में आदमी एक्चुअल चीज बता देता है जो याद होती है। उसके बाद बोला चल बेटा एक बात बताओ, हिंदी में शुरू हो गया। क्या है? हिंदी में, चल बेटा एक बात बताओ, इंडिया ने 400-500 करोड़ रुपया एक प्रोजेक्ट में खर्चा कर देती है, वो पास हो या फेल हो, इसका भारत के लोगों पे फायदा क्या मिलेगा? इसका भारत के लोगों को फायदा क्या मिलेगा? अब बताओ ये क्वेश्चन फैक्चुअल था या ओपिनियन बेस्ड था? और उसमें ओपिनियन में आपका माइंडसेट भी चेक किया जाएगा। अगर वो यहां ये बोल देता भारत सरकार पागल है, भारत सरकार पागल है, अपनी बड़ाई करने के चक्कर में, अपनी प्रेज करवाने के चक्कर में खर्चा कर रही है, कोई फायदा नहीं है इन चीजों, तो बताओ उसका सिलेक्शन होता है या नहीं? अब क्या बोलना पड़ेगा कि सर हमें दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, गरीबों का उत्थान देखना भी पड़ेगा, और मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक एक्टिविटीज को इंप्रूव करके भविष्य में दुनिया की नई संभावनाओं को भी देखना पड़ेगा। और उसके लिए भारत अगर पाइनियर या लीडरशिप के साथ अगर काम कर रहा है, तो ये भारत के साइंटिस्ट की और भारत के विज्ञान जगत की बहुत बड़ी जीत है। इस बात को अगर इंग्लिश में आप बोल दोगे तो बढ़िया आंसर बनेगा या नहीं? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।